हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, करंट कैसे फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिशन और करंट के फ्लो का अपोजिशन कैसे होता है। तो आज हम थोड़ी सी बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करेंगे आज हम? फ्री इलेक्ट्रॉन की। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो बेसिकली आप ये समझो कि जो कंडक्टर होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, इनके जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो कंडक्टर होता है इसके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ये होती है लेस देन 4। ठीक है, आप कैसे समझोगे? एक पॉइंट ध्यान रखना, नोट करके इस चीज को ध्यान रखना। आप क्या करना कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेस देन 4 रहेगी तो क्या होगा? कंडक्टर होगा। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू 4 हो जाती है वो क्या हो जाता है? सेमी कंडक्टर हो जाता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या ग्रेटर देन 4 हो जाती है, ये क्या हो जाता है बच्चों? इंसुलेटर की तरफ हो जाता है टेंड। ठीक है, मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ कम होंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से जितनी ही कम होगी, मतलब मिनिमम 1, 2 या 3 हो सकती है। ठीक है, तो 1 होगी वो ज्यादा बेस्ट मटेरियल होगा, वो ज्यादा ही अच्छा मेटल होगा। ठीक है, 2 होगी वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू कम होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो लास्ट ऑर्बिट में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर वो बढ़ती जाएगी, ठीक है, अगर वो बढ़ती जाएगी तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चों? लूज होती जाएगी, और ये किस तरफ टेंड होता जाएगा? इंसुलेशन की तरफ टेंड होता चला जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं इसी पे फ्री इलेक्ट्रॉन की। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो जो आपके कंडक्टर होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या आउटर ऑर्बिट में, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 4 से कम होती है। ठीक है, और लगभग कितनी होती है? 1-2 ही होती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है लेस देन 4, और अप्रोक्सीमेटली आप समझ लो कि 2 मान लो या 1 मान लो, 1 या 2 मान लो। ठीक है, तो यहां पे कम होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण जो न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है? प्रेजेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। और ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस होता है। ऑर्बिटल के फॉर्म में होता है, ऐसे 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 2 8 8 के फॉर्म में। और लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है? 8 से बहुत कम होती है, 1 या 2 होती है। मेटल्स के लिए मैं स्पेशली बात कर रहा हूं। ठीक है, जब बात करेंगे मेटल्स की तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? कम होती है। और कम होती है तो क्या होता है? लूजली कपल्ड होता है। किससे? न्यूक्लियस से। ठीक है, न्यूक्लियस से लूजली कपल्ड होने के कारण ये क्या होते हैं? बिल्कुल लूज ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे ही इस पे हम क्या करते हैं? कंडक्टर है, अब इसके एक छोर से दूसरे छोर से हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, प्लस और माइनस। जैसे ही हमने किया तो क्या हुआ? यहाँ पे जो मेटल था यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे एक छोर से दूसरे छोर पे जाने लगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, क्या हो जाता है? मान लो ये एक वायर है, ठीक है, इसका ये पॉजिटिव छोर है, ठीक है, और ये बैटरी का नेगेटिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव छोर की तरफ जाने की कोशिश करने लगेंगे। कहाँ चले जाएंगे? पॉजिटिव छोर की तरफ जाने लगेंगे। यहां से करंट आपकी जानते ही हो, आई फ्लो करने लगेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जब इतनी बात समझ में आ गई, जो इलेक्ट्रॉन यहां से थे, जो इलेक्ट्रॉन मेटल के ऊपर ऑर्बिटल पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो बहुत कम थे, तो वो क्या हुए? लूज हो गए। और लूज हो गए तो वहां से वो मूव कर गए। ठीक है, और मूव कर गए, यही एक्सट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, यही यहां से मूव करना ही क्या कहला देता है? फ्री इलेक्ट्रॉन कहला देता है। यही क्या कहला देता है? फ्री इलेक्ट्रॉन कहला देता है। इनकी जो स्पीड होती है वो डेटा ध्यान रखना, ये होती है 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, आरआरबी जेई। ठीक है, आरआरबी जेई 2018 में। ठीक है, ये एग्जाम हुआ था 2019 में, और इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इस वेलोसिटी को वीडी बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चा? बहुत ही कम होती है। ठीक है, बहुत ही कम होती है। जैसे ही किसी मेटल पर हम क्या करते हैं? एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, देन the movement of the electron is called the free electron movement, and the velocity of the electron is called drift velocity of the electron. ठीक है, drift velocity is very low, it is approximately, या फिर आप कह सकते हो ये डेटा अभी तो फिक्स ही है क्योंकि क्वेश्चन तो इसी पे आता है और ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन के, फ्री इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होती है? लगभग 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। इस डेटा को बिल्कुल ध्यान रखना।
ठीक है, अब बात करते हैं एक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है, तो बच्चों क्या होता है वो रिलेशन, ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना, I इज इक्वल टू MEAVD। ये क्या है, तो ये इट इज नथिंग बट, मान लो ये कोई वायर है, एक कोई वायर है जिसको एक बैटरी से जोड़ा गया है, इसको एक बैटरी से जोड़ा गया है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप बताओ किधर होगा, आप बताओ जल्दी देख के बताओ, जोर से बताओ किधर होगा, इधर से इधर होगा या नहीं होगा, ठीक है हो गया, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट किधर जाएगी बच्चों, इधर जाएगी, प्यारे बच्चों बिल्कुल बताओ आप सही है या नहीं सही है, ठीक है, इधर से इधर जाएगी, ठीक है, मान लो A टू B जाएगी। अब ये आप देख के बताओ जरा कि जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट आपकी उधर जा रही है, एक चीज आप बताओ कि वेलोसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, इधर जा रही होगी, वो कितनी होगी, VD होगी, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है हमारा, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से B से A की तरफ टेंड्स हो रहे हैं, मींस पॉजिटिव टू, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ टूवर्ड्स हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, वो कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, A क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर है, क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर है, ए क्या है, और BD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। तो बिल्कुल इस डेटा को आप ध्यान में रखिएगा और बात कर लेते हैं हम आगे की। इसके बाद हमारा बात जो टॉपिक आता है वो होता है कंडक्टेंस, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, कंडक्टेंस। तो जरा आप बताओ रेजिस्टेंस आता है नहीं आता, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हो, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हो। और बात करते हैं अगर हम कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। मींस इसे क्या किससे डिनोट करते हैं बच्चों, G से डिनोट करते हैं, 1/R। G इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/R। तो जरा आप बताओ, देख के बताओ कि R इज इक्वल टू, इससे पहले हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, ρL/A पढ़ा था। यहां पे अगर हम पुट कर दें तो G बराबर क्या आ जाएगा, 1/ρL/A आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा बताओ, हाँ या ना, ठीक है। अब A ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, A ऊपर चला गया, ठीक है, रो नीचे है, L नीचे है, ठीक है। अब जरा आप ये बताओ कि 1/रो को क्या बोलते हैं, 1/रो इज नथिंग बट इट इज द कंडक्टिविटी, ठीक है। 1/रो को क्या बोलते हैं, 1/रो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ऐसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो आपका जो G फॉर्मूला आ गया, कंडक्टिविटी इंटू एरिया ऑफ द कंडक्टर अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका जो मात्रक होता है, यूनिट जो होती है, रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है बच्चा, ओम होती थी, इसकी क्या यूनिट हो जाएगी, महो हो जाएगी, ठीक है। G की यूनिट क्या हो जाएगी, महो हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो होगा हमारा कार्बन रजिस्टर होगा। क्या होगा बच्चों, कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर की जो चीजें प्रॉपर्टी शो करती हैं उनको क्या बोला जाता है, रजिस्टर बोला जाता है, ठीक है। और रजिस्टर, जब बात करते हैं कार्बन रजिस्टर की, तो मीन्स कार्बन से मिलकर बना हुआ जो रेजिस्टेंस होगा, जो रजिस्टर होगा, उसे क्या बोलेंगे हम, कार्बन रजिस्टर बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो बांध के रखता है कार्बन को, बारीक कर लिया जाता है कार्बन को, बिल्कुल एकदम टिनी पार्टिकल्स की तरह रख के, और उनको बाइंडिंग मटेरियल के साथ मिक्स कर दिया जाता है और कुछ ऐसा शेप दे दिया जाता है, ठीक है, ऐसा शेप दे दिया जाता है। इसे बोलते हैं हम क्या, कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर को अगर देखा होगा आपने तो बिल्कुल ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे करके 1 2 3, ठीक है। मान लो A दे दिया, इसका नाम B दे दिया, C दे दिया, और इसका ये टर्मिनल हो गया, 2 टर्मिनल यहां से हमने निकाल दिया, एक कंडक्टर से बिल्कुल अटैच कर दिया यहाँ पे हमने, और ये हो गया आपका कार्बन रजिस्टर हो गया। तो कार्बन रजिस्टर इज नथिंग बट इट इज द कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड द, इसके साथ में जो अटैचमेंट कर सके, कार्बन के जो बारीक चूर्णों को ऐड करा सके, ठीक है। कार्बन को बाइंडिंग मटेरियल के साथ मिलाया जाता है और बनाया जाता है, एक शेप दिया जाता है, इसे बोला जाता है कार्बन रजिस्टर। अब कार्बन रजिस्टर में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड ऑन द कार्बन कंपोजिशन, डिपेंड ऑन द कार्बन कंपोजिशन। मतलब एक चीज ये आप बताओ कि कार्बन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी, बिल्कुल
ज्यादा हो। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो जरा आप इनको बैलेंसी बताओ, इनकी बैलेंसी बताओ, कितना हो गया 2, 8 बचा कितना 8 तो 10, लास्ट ऑर्बिटल में कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, तो एक तरीके से ये कंडक्टर तो नहीं हुआ। ठीक है, इंसुलेटर में जा रहा है बट ये सेमी कंडक्टर में जा रहा है बट सारे रूल सेमी कंडक्टर के फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह यूज में लाया जाता है। और जब कार्बन रेजिस्टेंस की तरह यूज में लाया जाता है तो इसको एक बाइंडिंग मटेरियल के साथ में, इसको ग्राइंडिंग करके पीस करके बाइंडिंग मटेरियल के साथ में अटैच करके वायर के साथ में बिल्कुल ऐसे ही बना दिया जाता है। और इसकी वैल्यूज हम निकालना बताते हैं आपको। एक फॉर्मूला होता है। अब मान लो कोई कार्बन रजिस्टर है, मान लो कोई कार्बन रजिस्टर है और इसको ऐसे शो किया गया है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि ए बी सी। ठीक है, मान लो ये कोई है, ए क्या है आपका ब्लैक है, ठीक है, और बी क्या है रेड है, और सी क्या है आपका ग्रीन है। ठीक है, क्या है ग्रीन है, तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस इसका कितना होगा। तो आपको मैं एक रूल बताता हूं, आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, आर से रेड हो जाएगा, ओ से ऑरेंज हो जाएगा। ये कलर कोडिंग की बात कर रहे हैं हम। अगर कलर कोडिंग पे क्वेश्चन आता है, ऐसे ही एक रजिस्टर दे देता है और कहता है इसकी पहली ए क्या है रेड है, बी क्या है, ठीक है ग्रीन, जैसे हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है यहाँ पे, और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये चीज याद रखनी होगी, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई से येलो हो जाएगा आपका, जी फॉर ग्रीन हो जाएगा आपका, बी से आपका हो जाएगा ब्लू, और वी से वायलेट, और जी से ग्रे, और डब्ल्यू से व्हाइट। तो और एक चीज ध्यान रखना आप कि जो गोल्ड होता है, ठीक है, गोल्ड होता है उसमें जो टॉलरेंस वैल्यू होती है वो 5% होती है। ठीक है, सिल्वर के लिए टॉलरेंस 10 होता है। और अगर यहाँ पे 3 पट्टियां दी हुई हैं, अगर 4 पट्टी दी हो या फिर ना दी हो, या अगर नहीं दी है तो आप नो कलर बोलोगे। नो कलर के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे 20% टॉलरेंस लोगे। ये क्या है बच्चों टॉलरेंस है। ठीक है, टॉलरेंस क्या है, गोल्ड का 5% है। ठीक है, और सिल्वर आपका हो जाएगा, ये सिलिकॉन नहीं है सिल्वर है। ठीक है, एजी। ठीक है, एजी का आपका 10% हो जाएगा, और अगर कोई कलर नहीं है तो वहां पे क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। ये क्या है 20% क्या है, ये सब टॉलरेंस की वैल्यू है। यहाँ पे बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन लिख लिया आपने, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो यहाँ पे आप नंबर शो कर दो, 0 से स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इसको लेके चले जाओ। अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, तो जो आपका सबसे पहले वाला है ब्लैक, ब्लैक की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 है। ठीक है, दूसरे बार रेड की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, रेड की वैल्यू 2 है इनटू, इसके बाद क्या है आपका ग्रीन है, और ग्रीन की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 10⁵ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लायर में जाएगा, जो 5 है तीसरा आपका हमेशा मल्टीप्लायर में जाएगा, और प्लस माइनस यहाँ पे लगा लो, अगर कोई कलर नहीं है तो 20% आप लगा लो। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात आपका क्या है 2 × 10⁵ प्लस माइनस 20% ओम आपका करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। एक रजिस्टर है, ABCD, यहां पे इन्होंने दे दिया है ग्रीन, यहां पे ऑरेंज दे दिया है, यहां पे आपका ब्लैक दे दिया है, और यहां पे आपका इन्होंने ये लिख दिया है सिल्वर है ये। ठीक है, चौथी पट्टी क्या है AG है, सिल्वर है।
ठीक है, सिल्वर की पट्टी है ये, ठीक है। अब जरा आप बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ग्रीन के लिए आपके पास क्या थी वैल्यू, ग्रीन यहाँ पे था, छठे नंबर पे था, तो छठे पे मीन्स 5 लिखोगे आप। और उसके बाद ऑरेंज, आपका ऑरेंज कहाँ है बच्चों, 0 1 2 3 है आपका, 3 लिख लो, इंटू ब्लैक आपका कितना है, कुछ नहीं है, 10⁻0 लिख लो, प्लस माइनस सिल्वर के लिए कितना हमने बताया 10%, ठीक है 10%। तो ये कितना हो जाएगा 53 इंटू 1, 10⁻0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 10%, ये क्या हो जाएगा 53 प्लस माइनस 10% ओम, ठीक है। अगर ये आंसर आपके एग्जाम में नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा, 53 का 10% आपका कितना हो जाएगा 5.3 हो जाएगा। तो 53 प्लस 5.3 यहाँ पे आप निकालोगे तो 53 प्लस 5.8 58.3, या तो आपका आंसर 58.3 ओम होगा, या फिर आप 53 में से 5.3 घटा लो तो ये कितना हो जाएगा 47.7 आ जाएगा, 47.7 ओम हो जाएगा। तो यहां से ऐसे ही आपको कलर कोडिंग करनी है, और भी क्वेश्चंस मैं दे देता हूं, इसको आप क्या करना कर लेना खुद से। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा ABC, यहाँ पे ग्रीन कर लो, रेड कर दो, ऑरेंज कर दो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे नो कलर है, ठीक है, दोनों पे ही नो कलर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका ये दोनों क्वेश्चन खुद से करना है, और जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो और खुद से तुरंत ही कर लो, फिर आगे बढ़ो आप। ठीक है, आगे बात करते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है रेजिस्टेंस पे, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टर्स, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन तो रजिस्टर पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, कि रेजिस्टेंस की वैल्यू, वो भी कैसे रजिस्टर, ध्यान रखना मेटालिक रजिस्टर की बात कर रहा हूं, कैसे बात कर रहा हूं, मेटालिक रजिस्टर की ही बात कर रहा हूं, जो मेटल से बनाए गए हों, नॉन मेटालिक या फिर इंसुलेटर की बात नहीं कर रहा हूं रखना, क्योंकि मेटालिक रजिस्टर और सेमीकंडक्टर रजिस्टर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पर मेटालिक रजिस्टर की। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो बच्चों ये क्या है, एक फॉर्मूला है, इसका मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि आपके काम का नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसी फॉर्मूले पे कई बार क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है आपके लिए। R0 क्या है मान लो, ठीक है, 0 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है जैसे। और टी क्या है, न्यू टेम्परेचर है आपका, जिस टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है। मान लो टी टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला लिखोगे, R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और उसके बाद R0 क्वेश्चन में आपके गिवन रहता है, आप सीधा क्या करो, वैल्यू पुट कर लो। अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, इसकी वैल्यू आपके सामने आपके एग्जाम में लिखी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा 2 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर 2 पर केल्विन, जो भी लिखा रहे ऐसे ही कुछ लिखा रहेगा। 1 इसका जो यूनिट होता है, ध्यान रखना, 1 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होती है इसकी यूनिट, इसकी यूनिट होती है 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। तो जरा आप बताओ, यहां फॉर्मूले से देख के क्या लग रहा है, अगर ये कांस्टेंट हम कर दें, ये क्या कर दें, कांस्टेंट 1 आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है, अल्फा आपका कांस्टेंट है, मटेरियल पे डिपेंडेंट है, तो अगर हम इन सबको इग्नोर कर दें तो RT प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। RT डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। टेम्परेचर के घटाने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो ऐसे ही टेम्परेचर चेंज होके रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन आया, रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया, ठीक है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, बस इतना ही समझना है इसमें। इसी में एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा जब एक टेम्परेचर कोफिशिएंट आपके सामने दिया हो। तो
कैसे, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है बच्चों कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर या 0 टेम्परेचर पर आपके सामने एक टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा नॉट गिवन है, अल्फा नॉट आपका गिवन है, वो भी कितने पे, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपको क्या करना है, अल्फा टी निकालना है, किसी एक स्पेसिफाइड 25 डिग्री 30 डिग्री एनीथिंग, ठीक है, किसी भी डिग्री पे आपको क्या करना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है। तो अल्फा टी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ध्यान रखना, अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। अल्फा यहाँ पे डेल्टा टी लिखा जाएगा या फिर आप सीधा इंटू टी लिख दो, ठीक है, क्योंकि 0 और टी में डिफरेंस क्या हो जाएगा, टी ही हो जाएगा भाई, टी माइनस 0 करोगे तो टी ही आ जाएगा, इसी को डेल्टा टी लिखोगे तो टी माइनस 0 लिखो, तो कुछ भी लिख सकते हो, चाहे टी लिख सकते हो या डेल्टा टी, नो डाउट दोनों ही सही है। तो आप क्या करो, इस फॉर्मूले को भी साथ में लर्न करो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी पूछा गया है एसएससी जेईई में, ठीक है। आगे बात करते हैं हम रजिस्टर की टाइप की। तो रेजिस्टेंस दो टाइप का होता है, एक तो ओमिक रेजिस्टेंस और दूसरा क्या होता है, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं, जो ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं उसे क्या बोला जाता है, ओमिक रेजिस्टेंस बोला जाता है। यहां पे ऐसे लिख लो आप, एक तो ओमिक रेजिस्टेंस हो गया, ओमिक रेजिस्टेंस, दूसरा क्या हो गया, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हो गया, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस हो गया। जो ओमिक रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है, और ये नॉट फॉलो ओम्स, ऐसे लिख लो आप, ओम्स लॉ, ठीक है। तो इसका मतलब ओम लॉ क्या होता है, ओम आप जानते हैं, आई प्रपोर्शनल टू चेंज इन वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी या फिर वी आप जो लिख सकते हो। तो आई इज इक्वल टू 1 अपान आर इंटू बी हो जाता है, तो वी इज इक्वल टू 1 अपान बी इज इक्वल टू आई आर हो जाता है। अगर वी और आई के बीच में हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ओमिक रेजिस्टेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है वो क्या होगी, लीनियर होगी। और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस नहीं फॉलो कर रहा है ओम्स का लॉ, इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी बच्चों, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, नॉन लीनियर होगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही इजी चीजें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम कि बस आपको ध्यान क्या रखना है, रेजिस्टेंस में दो प्रकार के रेजिस्टेंस, एक तो ओमिक रेजिस्टेंस, दूसरा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। जो ओमिक रेजिस्टेंस है वो ओम्स के लॉ को फॉलो करेगा, जो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है ओम्स के लॉ को नहीं फॉलो करेगा। अगर वो जो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है ओम के लॉ को नहीं फॉलो करेगा, ओम्स के लॉ को नहीं फॉलो करने का मतलब उसका जो कर्व होगा, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी बी और आई की, वो कैसी होगी, नॉन लीनियर होगी। और अगर बात करते हैं ओमिक की तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, लीनियर होगी, बिल्कुल, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें जैसे आ गए मेटल्स, सारे के सारे कैसे एग्जाम्पल्स हो गए इसके, मेटल्स हो गए। और इसकी बात कर लें तो हम वैक्यूम ट्यूब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब लिख सकते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल लिख सकते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल एक्सेट्रा, आप कुछ भी लिख सकते हो ऐसे ही, ठीक है। ट्रांजिस्टर भी लिख सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस के लिए। ओमिक रेजिस्टेंस के लिए सारे के सारे मेटल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। उसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है बच्चों, जैसे कोई एक वायर है, कोई एक वायर है, इसमें अगर कोई वोल्टेज दे दिया जाता है, इसमें एक वोल्टेज दे दिया जाता है बी, तो इसमें एक करंट फ्लो होने लगती है आई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो करंट होती है इसमें वो कितनी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन वोल्टेज का मतलब होता है, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत ही जरूरी लॉ है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का ये मतलब होता है कि इस पे पोटेंशियल अलग है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल अलग है, इन दोनों के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगी। इससे पिछली वाली क्लास में जब हमने करंट की बात की थी तो हमने दो पोटेंशियल लिया था, B1 और B2, ठीक है। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा था, या हमने 3 केस लिए थे वहां पे, जब B1 बड़ा था B2 से, जब B1 बराबर था B2 के, और जब B1 छोटा था B2 से, तब करंट की डायरेक्शन भी हमने देखी थी कि A से B जाएगा या B से A जाएगा, या फिर करंट नहीं फ्लो होगी। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो होगी। करंट तभी फ्लो करेगी बच्चों जब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ध्यान रखना, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो तो कभी भी वहां पे करंट नहीं फ्लो करेगी। ऐसे भी क्वेश्चंस एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई में भी कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई होगा ये डेल्टा बी लिख सकते हैं। अब डेल्टा बी यहाँ पे और कोई दूसरा वोल्टेज नहीं है, इस साइड मान लो रेफरेंस में इसको हम 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज
भाई कितना हो जाएगा, डेल्टा वोल्टेज डेल्टा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v माइनस जीरो कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। हम यहाँ पे i प्रोपोर्शनल टू क्या कर लेंगे बच्चों, v कर लेंगे। और एक जब प्रोपोर्शनल हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो, क्या लगाओगे, जब इसको हटाते हो इक्वल टू लिखते हो तो एक r लगा दो, यहाँ पे r 1/r लगा दो और यहाँ पे हो जाएगा b। तो ये क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज अ कांस्टेंट। क्या है ये, कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर r हम इधर करते हैं शिफ्ट तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। यही फॉर्मूला दिया था ओम्स ने, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बताया था कि करंट कैसे फ्लो करती है, ठीक है। तो जब ध्यान रखना, जब ये फॉलो करते हैं, जब ये ओम्स का लॉ फॉलो किया जाता है किसी भी रजिस्टर में, तो ऐसे रजिस्टर को बोला जाता है लीनियर रेजिस्टेंस, ठीक है। ऐसे रेजिस्टेंस को बोला जाता है लीनियर या फिर ओमिक रेजिस्टेंस। आगे बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर हम पहले देखते हैं। इलेक्ट्रिक पावर अगर आपको पता हो तो W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू होता है। W क्या है, एनर्जी है, ठीक है। W क्या है, वर्क है, एनर्जी है। अगर हम बात करें W की तो W बराबर V इंटू क्यू होता है। तो एनर्जी पावर क्या होती है आपकी, पावर जो होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस या तो पावर डिलीवर कर रही, या तो एनर्जी आपकी डिलीवर कर रही होगी, या तो एनर्जी आपकी क्या होगी, कंज्यूम होगी, या तो आपकी एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी, या तो आपकी एनर्जी डिलीवर हो रही होगी। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे पावर डिलीवरिंग नेचर। और जब एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है तो वहां पे क्या करेंगे, पावर कंजम्पशन या फिर पावर एब्जॉर्बिंग भी बोल सकते हो आप, पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट। तो जैसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब ये हो गया कि मान लो एनर्जी आपकी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है या फिर चेंज हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो कितनी एनर्जी चेंज हो रही है, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसको समझ लो आप, इसका मतलब हो जाता है W डिवाइडेड बाई T, कितना पावर ट्रांसफर होता है कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, कितने टाइम में ट्रांसफर होती है, यही आपका पावर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, आप सीधा इतना सिंपल सा याद रखो। तो अगर आप बताओ W इज इक्वल टू हम B इंटू क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, V अपॉन क्यू, और यहाँ पे P लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। V इंटू क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और Q बराबर IT लिख सकते हैं क्या, V इंटू IT डिवाइडेड बाई यहाँ पे T लिख सकते हैं। तो जब अगर हम T से T काट दें तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, B इंटू I आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए, या तो अगर आपके सामने एनर्जी दिया होगा, ठीक है, या तो आपके क्वेश्चन में जूल में एनर्जी दिया होगा, जैसे 150 जूल, 120 जूल कुछ एनर्जी, और कितना टाइम दिया है 5 सेकंड में इतना चेंज हो रहा है, तब आप पावर कैसे निकाल लोगे, बिल्कुल सिंपल सा डिवाइड कर लो। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे ना दिया हो, क्या दिया हो, वोल्टेज 120 वोल्ट दिया हो और 5 कूलम चार्ज दिया हो और 5 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन दिया हो। तीन चीजें अगर आपके न्यूमेरिकल में डेटा दिए हुए हैं तो आप क्या लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। हो सकता है आपके पास ये दोनों केसेस में ना दिए हो क्वेश्चन, ऐसे वोल्टेज और करंट ही दिया हो, तो आप क्या कर लो, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट कर लो, तब भी आपका पावर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपका पावर का यूनिट क्या होता है बच्चों, ये बताओ। W की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। नीचे टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो एक तो हो जाता है जूल पर सेकंड, और इसी को हम बोलते हैं वाट, इसी को क्या बोलते हैं, वाट। तो एक चीज और ध्यान रखना, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। तो ये भी क्वेश्चन आपके आरआरबी जेईई में पूछा गया है, ठीक है। इसी में से कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ऐसे भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। तो बस जितनी भी चीजें लिखी गई हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, ये नहीं आप एक भी चीजों को यहाँ से स्किप नहीं कर सकते हो। अभी जेईई में ये सारे क्वेश्चंस आए थे तो एक ही सेट में ये सारे क्वेश्चन नहीं आए थे, अलग अलग सेट में इस टॉपिक से, कभी ये पूछ रहा है आपसे, कभी ये पूछ रहा है, कभी ये पूछ रहा है। तो ऐसे ही बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग में आइडिया है इनका फॉर्मूले का, तो आप न्यूमेरिकल भी हैंडल कर सकते हो, फॉर्मूला भी सीधा टिक कर सकते हो, जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर लगा सकते हो। अगली पावर के बाद हम बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी क्या होती है बच्चों, W बराबर क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा है कि W बराबर क्या होती है, B इंटू क्यू होता है। W बराबर B इंटू क्यू होता है। एनर्जी क्या होती है,
W बराबर V इंटू क्यू लिख सकते हो आप। और V की जगह क्या लिख सकते हो, I इंटू आर लिख सकते हो। और यहाँ पे Q की जगह क्या लिख सकते हो, I इंटू टी लिख सकते हो। तो यहाँ से आप I 2 बार है तो I स्क्वायर आर टी लिख सकते हो। I स्क्वायर आर टी की जगह I की जगह आप V अपान आर लिख सकते हो। इसका स्क्वायर लगा सकते हो, R इंटू टी लिख सकते हो। ये क्या लिख सकते हो फिर, V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एक R से एक R कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, V स्क्वायर टी अपान आर। एक तो ये फॉर्मूला मिल गया आपको, ठीक है। एक तो आपका V इंटू क्यू वाला मिल गया, एक आपका ये मिल गया, ठीक ना है। W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिखना है, टी लिखना है। W इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर टी लिखना है, ठीक है। और क्या याद रखना है, W बराबर V इंटू क्यू याद रखना है। इतने से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है। ये क्या है, टाइम है, रेजिस्टेंस है और करंट है, ठीक है। वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, टाइम है, वोल्टेज है और चार्ज है। तो अगर ऐसे भी क्वेश्चंस आपके सामने दिए हों तो आप यहां से एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। यहां से अब हम बात करते हैं इसके यूनिट की। तो इसकी यूनिट जरा आप बताओ क्या हो सकती है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है बच्चों, जूल होती है। एनर्जी की यूनिट जूल होती है। बट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, किलोवाट आर लिखते हैं, किलोवाट आर लिखते हैं। और 1 किलोवाट आर को ही हम एक यूनिट बोलते हैं। यूनिट यहाँ पे वो यूनिट मतलब मात्रक वाला नहीं है, यहाँ पे यूनिट मतलब जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो किसके फॉर्म में आता है, वो आता है यूनिट के फॉर्म में, कि 5 यूनिट है, 10 यूनिट है, 50 है, आज 200 यूनिट है, इस महीने 500 यूनिट है। तो यूनिट इज नथिंग बट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर। मतलब आपने 1 घंटे में 1 किलोवाट अगर एनर्जी कंज्यूम कर ली, चाहे फ्रिज चला के या एनीथिंग कुछ भी करके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 घंटे में 1 यूनिट की खपत हो गई, आपने 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम कर ली। तो आज हम यही तक करते हैं। अगली क्लास में हम करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ मटेरियल्स जो हैं, जो आपके कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर हैं, वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस रहेंगे वो पहली बार तो थ्योरेटिकल रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन एक क्लास लेंगे जिसपे न्यूमेरिकल हम सिर्फ करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। फिर एक क्लास हम और लेंगे जिसपे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। उसके बाद ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।